चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने आपको यांत्रिक ऊर्जा का प्रमेय बताया गया था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, अचर होता है, लिखा गया था। और शॉर्ट में उसको लिखा गया था कि TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट को अचर कहते हैं। ठीक है, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या था? अचर था बालक, कोई दिक्कत? अब इसके नीचे लिखा जाए, लैंग्वेज थोड़ा सा बोलेंगे, इसके नीचे लैंग्वेज लिखेंगे। और ये भी हमने लिखा था क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा में दो टाइप का ऊर्जा होता है। कौन कौन सा? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और ये भी मान क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये भी लिखा गया था, याद कीजिए। क्लियर है? तो लिखेंगे, लिखा जाए यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि हमारे प्रकृति में ऊर्जा का मान अचर होता है। हमारे प्रकृति में ऊर्जा का मान अचर होता है। हमारे प्रकृति में ऊर्जा का मान अचर होता है। तो आपको बताया गया था पीछे भी, और हम लोग ऊर्जा जब पढ़ रहे थे तो उस समय मालूम चला था कि सर, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। क्लियर है बालक? चलिए, अगला टॉपिक का नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। हो गया बालक? अब देखिए ये प्रमेय क्या है, तो सबसे पहले इसको परिभाषित करेंगे और तब डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा। ऐसे अगर ये प्रमेय समझना हो तो आप कहेंगे कि किसी पिंड द्वारा संपादित कार्य का जो मान होता है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अब सवाल ये, सर क्या लिख दी सर, नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर हम डायग्राम के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। तो लिखा जाए, लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में अब लिखिएगा, इस प्रमेय के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी पिंड या निकाय पर लगने वाला सभी बल, किसी पिंड या निकाय पर लगने वाला सभी बल एवं बाह्य बलों के परिणामी द्वारा संपादित कुल कार्य उस पिंड के गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन
उस पिंड के गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, उस पिंड के गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, बराबर होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया जाए। हो गया बालक। अब देखिए आप क्या लिख दे, थोड़ा समझिए। तो ध्यान देंगे, मान लिए कि हमारे पास कोई पिंड है, ये m है इक्वल टू 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है, और ये जो है कुछ वेग से गतिशील है। मान लेते हैं कि u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, चल रहा है, कोई दिक्कत वाला। अब कुछ देर में हम देखें कि यहां से चल के यहां आ गया, तो अब हमको ये बताइए द्रव्यमान बदल जाता है? नहीं, द्रव्यमान तो अच्छा रहता है, वेग बदल जाएगा। अब इस जगह पर इसका हम लोग वेग देखे हैं कि वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड कुछ समय पश्चात। अब यदि आपसे पूछा गया कि जब यहां था, एक चीज और, आप इसको जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कह देगा कि पिंड विराम से चलना शुरू किया, तो जहां विराम सुनेंगे तो इसको क्या कर देंगे? जीरो, बताया गया आपको। तो हमने बोला कि मान लीजिए कि आपका पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ समय के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपसे कहा जाएगा कि यहां से आप यहां पहुंचाए हैं, तो बताइए आप कितना काम किए हैं, ठीक है, कितना काम किए हैं। तो आप कहिएगा सर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ना इसमें बल दिखाई दे रहा है ना विस्थापन दिखाई दे रहा है। बल दिया कि इतना बल लगा के हम ले गए हैं, और बिना बल लगाए किसी का वेग बढ़ जाता है बालक? बिल्कुल नहीं बढ़ता है। आपने बोला कि सर 5 से 10 हो गया, तो खुद से थोड़ी हो जाएगा, बाहर से कोई बल लगाया गया है, मतलब इस बल के प्रभाव से इसका वेग 5 से 10 हुआ है। अब आपसे कह दिया कि कार्य बताइए, आप यहां से वहां पहुंचाए हैं, तो बताइए कितना काम कर दिए। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, ना इसमें बल है ना इसमें विस्थापन है। तो सवाल ये है कि सर हम कैसे जानेंगे? तो हम जानेंगे कैसे? इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से जानेंगे। तो समझिए, यहाँ पे अगर हम पूछ दें कि बताइए इस पिंड का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़े हैं हाफ mv², लेकिन आप प्रारंभिक कह रहे हैं तो वेग तो प्रारंभिक वाला हो जाएगा। तो बताइए हाफ लिख दिए, m लिख दिए, इसका वेग 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, तो इसका ऊर्जा कितना है अभी? 25 जूल। इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कह दें, इनिशियल 1-2 भी लिखा जाता है, और IF भी लिखा जाता है। I मतलब इनिशियल, F मतलब फाइनल, जो भी बेहतर लगे वो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा निकालेंगे। हमने बोला काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², अंतिम वेग v है तो v हम ले लिए। अब ये बताइए कि हाफ तो हो गया, m भी ले लिए, और 10 का स्क्वायर करना है, 2 से 2 कट गया, तो आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गया? तो 100 जूल। अब बताइए कि यहाँ पर ऊर्जा आपका 25 जूल था, यहाँ पर ऊर्जा 100 जूल हो गया, तो कितना जूल बढ़ गया? 75 जूल। तो याद रखेंगे जितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है उतना ही आपको यहां से यहां तक ले जाने में काम करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि यहां से यहां तक ले जाने में उतना ही काम करना पड़ेगा जितना इसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत बालक? क्यों? आपको बता चुके हैं कि कार्य भी ऊर्जा है, और ऊर्जा तो ऊर्जा आप निकाल ही रहे हैं। कार्य क्या है? ऊर्जा है। उष्मा क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। सभी ऊर्जा का रूप है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, रूपांतरित हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन ये सब एक तरह का ऊर्जा ही है। तो आप बोलेंगे कि सर हमको ना बल दिया है ना विस्थापन दिया, फिर भी हमको जानकारी मिल गया कि हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? 75 जूल का काम करना पड़ेगा। तो ये बताइए, ये ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा का परिवर्तन है? परिवर्तन। तो देखेंगे पहले यहाँ पर मेरा गतिज ऊर्जा कितना था, आप जहां ले गए हैं वहां कितना गतिज ऊर्जा है?
दोनों का परिवर्तन देख लेंगे, जो परिवर्तन होगा इतना ही आपको काम करना पड़ेगा यहां से यहां तक लाने में। इसीलिए इस सूत्र जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या किए हैं, हम अंतिम में गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक वाले को क्या कर दिए हैं, हटा दिए। तो 100 आया था, 25 आया था, तब ना 75 आया बालक। कोई दिक्कत समझने में? तो यही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बना लिया जाए, इसे हटा देना, ये समझ में आ गया ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज हमको लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड u प्रारंभिक वेग से, कोई पिंड u प्रारंभिक वेग से गति करता है, u प्रारंभिक वेग से गति करता है एवं कुछ समय पश्चात इसका वेग, भी हो जाता है, कुछ समय पश्चात इसका वेग भी हो जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान बाहरी बल द्वारा संपादित कार्य डैश दे दीजिए। हो गया बालक। चलिए तो डायग्राम के साथ ही ये चीज हम लोग लिखेंगे, थोड़ा समझिए। देखिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम रहेगा तो बेहतर तरीके से थोड़ा समझ में आएगा। यहां पर m द्रव्यमान का कोई पिंड है और कितना वेग से चल रहा है, u वेग से। कुछ देर बाद देखेंगे तो यहां पहुंच गया। द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, लेकिन वेग u से बढ़ के क्या हो गया, v। अब आपसे कहा जाएगा कि ठीक है यहां से यहां चला गया, तो ये बताइए कार्य कितना किए होंगे। तो आप कहिएगा जो कार्य होगा एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। एक चीज और, हमें गतिज ऊर्जा को तो कोई के लिख दिए, अब परिवर्तन को डेल्टा से दिखाएंगे तो त्रिभुज जैसे आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब होता है कि अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को क्या किया गया है, घटाया गया है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में वहां लिख दिए हैं कि हमारा जो काम होगा एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब ये भी निकाल लेते हैं। सर मान लीजिए कि यहाँ पर कह देगा कि काइनेटिक एनर्जी बताइए प्रारंभिक वाला, तो दो चीज है, आप इनिशियल फाइनल लिख लीजिए ना, तो 1 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा, तो ½ mu²। और अगर इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी निकालना हो जिसको फाइनल कहेंगे, ये कितना होगा, तो ½ mv²। अब कहिएगा कि जो आप लिखवाए हैं उसके हिसाब से, तो इसको लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा जो संपादित कार्य होगा, वर्क डन जो होगा, ठीक है, यहाँ पूरा नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो संपादित कार्य होगा जिसको W से लिखना है, किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसको डेल्टा के लिखेंगे। कोई दिक्कत वाला? ये हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर आपने बोला कि सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो बिल्कुल लिख सकते हैं।
कोई भी कह देगा कि सर इसका वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू लिखा है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत वाला, इस समीकरण हो जाएगा 2। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय का व्यंजक है। डायग्राम बनाने के साथ साथ यहां तक लिखेंगे। हो गया बालक। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अभी दोनों को एक फॉर्मूला में हम कंबाइंड कर दे रहे हैं, एक ही फॉर्मूला में दोनों को लिख ले रहे हैं। देखिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और इस परिवर्तन को हम कैसे लिखेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन वगैरह हम लोग इसी पे बनाते हैं, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हल करेंगे और देखेंगे कि सबका यूज कैसे करना है। अब इसमें पूछा जाएगा कि u क्या है, तो प्रारंभिक वेग है, v क्या है, तो अंतिम वेग है, m क्या है, तो पिंड का द्रव्यमान है, डेल्टा के क्या है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, w क्या है, तो संपादित कार्य है। बोला जाए इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 कार्य ऊर्जा प्रमेय है। समीकरण 3 कार्य ऊर्जा प्रमेय है। हो गया बालक। चलिए, तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक से एक एक करके क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्वेश्चन लिखा जाए, यहां से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, यदि 5 केजी द्रव्यमान का, यदि 5 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड, यदि 5 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के
5 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है, 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है एवं कुछ समय पश्चात यह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कुछ समय पश्चात यह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होता है। अतः पिंड के विस्थापन में संपादित कार्य का मान ज्ञात करें। नहीं बन जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा। तो मास दिया हुआ है कितना? 5 केजी। फिर आपने बोला कि सर ये चल रहा था, स्टार्टिंग किया था 10 मीटर प्रति सेकंड से और कुछ समय बाद हम इसका वेग देखे कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो बताइए कि ये वेग बदला है, तो वेग बिना चले हुए थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है? तो ये कितना दूर चला होगा, इसको मतलब है इसका स्थान परिवर्तन करने में हम कितना काम किए हैं, या इसका वेग 10 से 20 होने में कितना काम किया गया है, हमको निकालना है। तो अभी आप कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े हैं, उसी पे रख के बनाएंगे। यहां लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि हमारा जो वर्क डन होगा ये ½ mv² माइनस ½ mu² के बराबर होगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कैंसिल भी करा सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन ले ले दोनों में से, m/2 कॉमन ले लीजिए, तो v² माइनस u²। चल, तो m कितना है आपका? 5 है, ये 2 हो गया। v का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कीजिए तो 400 हो जाएगा। u², 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो अब W बराबर 5 है, 400 में से 100 घटा दीजिए तो 300 और नीचे रहा 2, 150 से घटा दीजिए तो 15 पैसे कितना होता है? 75। इसका मतलब 750 जूल का काम करना पड़ेगा, ठीक है, इसका वेग 10 से 20 करने के लिए या इसको विस्थापित करने के लिए। चलिए बना लीजिए। तो इसके बाद और सारा क्वेश्चन है कि करके हम लोग लेंगे। तो याद रखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वही आपका कार्य है। सबका बन गया? अगला क्वेश्चन, हटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे यदि किसी स्प्रिंग पर 5 केजी द्रव्यमान बढ़ाने पर, यदि किसी स्प्रिंग पर 5 केजी द्रव्यमान बढ़ाने पर, 5 केजी द्रव्यमान बढ़ाने पर स्प्रिंग में 5 केजी द्रव्यमान बढ़ाने पर स्प्रिंग में 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। स्प्रिंग में 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अतः स्प्रिंग बल नियतांक
अतः स्प्रिंग बल नियतांक एवं स्प्रिंग पर संपादित कार्य का मान ज्ञात करें। स्प्रिंग पर संपादित कार्य का मान ज्ञात करें जब g बराबर स्मॉल जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। जब g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, जब g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया बालक। चलिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी पिंड पर 5 केजी द्रव्यमान बढ़ा देने पर उसके लंबाई में 0.5 सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाता है। इसको हमें x से लिख दिए और ये तो आपका g है। तो बिना डायग्राम का ही डाटा आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पहले हम डायग्राम बनाएंगे, तब डाटा लिखेंगे और तब कैलकुलेशन करेंगे। समझिए, हमने बोला कि हमारे पास कोई स्प्रिंग है, तो बताइए कि स्प्रिंग का अपना कुछ लंबाई होगा। अब आप बोले कि 5 केजी का कोई चीज हम बांध करके लटका दिए, तो अब बताइए इसमें अगर कोई पिंड आप बांध करके लटकाइएगा, एम लटकाएंगे आप 5 केजी का, तो स्प्रिंग का लंबाई बढ़ ना जाएगा, ऊपर से नीचे ना आ जाएगा। तो ये जो है यहां से बढ़ के यहां आ गया, ठीक है। m इक्वल टू 5 केजी कब है, जब द्रव्यमान पहले इतना ही लंबाई का था, लेकिन जैसे ही 5 केजी का बांध करके लटका तो लंबाई यहां तक आ गया। तो ये जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, तो x बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ये जो बढ़ा है इतना बढ़ा है बालक। तो आपसे पूछा गया दो चीज, एक पूछा गया कि बताइए स्प्रिंग नियतांक का वैल्यू, तो आपको पढ़ाया था स्प्रिंग नियतांक को कैसे लिखा जाता है। अब फिर कह रहा है कि स्प्रिंग को बढ़ाने में कितना काम किया गया होगा। तो याद कीजिए, आपको स्प्रिंग पर संपादित कार्य का वैल्यू बताए थे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप कहिएगा बिना के का निकलेगा कैसे। स्प्रिंग को दबाना हो चाहे खींचना हो, उस पर संपादित कार्य कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सिद्ध किए थे हम लोग। चलिए, तो दो चीज निकालना है। तो आपने बोला सर गिवन डाटा में क्या है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। एक चीज और ध्यान देंगे, तो सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नहीं, एसआई यूनिट में करेंगे। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो बताइए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर x बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो एक काम कीजिए, इसको 5/10 लिख दीजिए और 100 से भाग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर में। तो हमको ये बताइए कि 5 गुणे 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। ये 3 जीरो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब बताइए कि सबसे पहले स्प्रिंग नियतांक का बात किया जाए, तो आपको स्प्रिंग नियतांक F बराबर kx पढ़ाए थे, इसमें यही k का नाम है स्प्रिंग नियतांक। तो F/x हो जाएगा। ये k का नाम है स्प्रिंग नियतांक। पहले k निकालेंगे तब ना कार्य निकालिएगा। अब यहाँ पर F का वैल्यू देखिए जी, तो नहीं दिया है सर। तो F बराबर mg पढ़े हैं, निकाल लेंगे नहीं दिया है तो। और ex हो गया, m तो दिया हुआ है 5 केजी, g का वैल्यू 10 बताए हैं लेने के लिए, और x भी दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर -3। ये 5 कैंसिल हो गया, तो k बराबर 3 को जीरो आएगा, एक पहले से है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 हो जाएगा, एक पहले से है, तो 10 के पावर 4। इसका मात्रक बताया था न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। देखिए यहीं से निकाल लीजिए ना, इसका न्यूटन हो गया, नीचे है तो क्या होगा मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ये टेस्ट में आया था क्वेश्चन। एगो तो हो गया। अब बताइए दूसरा क्या निकालना है। तो स्प्रिंग जो
इतना लंबाई बढ़ गया है तो स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य, तो याद रखेंगे स्प्रिंग को खींचना हो या संकुचित करना हो तो स्प्रिंग पर संपादित कार्य तो W बराबर पढ़ाया गया है आपको कि हाफ kx² होता है, तो ये हाफ हो गया, k का वैल्यू 10 के पावर 4 निकाले हैं और x था 5 गुने 10 के पावर -3, ठीक है, इसका स्क्वायर, यही ना x था जी। अब इसको हल किया जाए तो W बराबर हाफ हो गया, k का वैल्यू 10 के पावर 4, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 10 के पावर -3 का कितना हो जाएगा -6। अब हल कीजिए तो ई हो गया 25/2 हो गया, आई -6 में से 4 घटेगा तो कितना -2, 25/2 को 12.5 लिख दिया जाए तो 12.5 गुने 10 के पावर -2 मात्रा क्या होता है जूल। मतलब कि स्प्रिंग जो यहां से यहां तक बढ़ गया लंबाई, तो यहां से यहां तक आने में कितना काम किया गया होगा इसके ऊपर, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना है तो 12.5 गुने 10 के पावर -2 जूल। जल्दी बनाइए इसको। हो गया बालक, आगे बढ़ा दिया जाए इसको। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेंगे। हो गया बालक। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ समझना होगा आपको। कहाँ हुआ? अच्छा टेस्ट है। चलिए तो आपका टेस्ट है इसलिए यहीं पे रोक दे रहे हैं, बाकी जो प्रश्न है अगले क्लास में हम लोग करेंगे।